हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम सीआरपीसी के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सभी लॉ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम यहाँ पे आईपीसी और बाकी सारे चीज़ों पर फोकस करते हुए इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो और आपको जो है सारे पार्ट्स अच्छे से आते हो। सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चंस, पूरा सीआरपीसी तो नहीं आता एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए, तो कुछ पार्ट ही आते हैं। तो यहाँ पे जितना भी एंट्रेंस एग्जाम में सीआरपीसी पूछा जाता है उसको हम 2 से 3 यहाँ पे वीडियो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीआरपीसी और आईपीसी, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है और यहाँ पे हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी में क्या चीजें हैं। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। इट मींस इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं आपके, उन ऑफेंसेस को मेंशन किया है और उसके पनिशमेंट क्या होगी, उसके पनिशमेंट बताई गई है। मान लीजिए जैसे कि आपने मर्डर किया है, तो मर्डर करने की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी या इस टाइप की जो भी मतलब यहाँ पे प्रोविजंस हैं उनको मेंशन किया है। लेकिन वो होगा कैसे, यहाँ पे उस चीज को मेंशन नहीं किया है। जबकि हम सीआरपीसी देखते हैं, सीआरपीसी में एक प्रोसीजर बताया गया है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया और अब इसके बाद सब कुछ कैसे चलेगा। बी के मर्डर के साथ ए को जो पनिशमेंट मिलनी है उसके बीच में जो सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, चार्जेस और उसके बाद जितने सारे चीफ इन एग्जामिनेशन, विटनेस, सब कुछ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सीआरपीसी में गिवन है। तो ये सीआरपीसी जो है प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी आपका सब्सटेंटिव लॉ है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे नाम से ही ये बहुत सिंपली हमें पता चल रहा है कि जिन ऑफेंस में आपको बेल जो है वो अलाउड है वो ऑफेंस आपके बेलेबल ऑफेंस होते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें आपको बेल नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे बेल से रिलेटेड बहुत सारे अलग प्रोविजंस हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इनके नाम के मीनिंग पता होने जरूरी है कि व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है इसकी डेफिनेशन जो आपको डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 क्लॉज सी में गिवन है। अब यहाँ पे हमें सेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप जीओ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे 2019 का, तो उसमें काफी कुछ सेक्शंस को पूछा गया था, और जैसे कि जर्नल एक्सेप्शन आईपीसी के कौन से पार्ट में गिवन है, दैट इज पार्ट 4, ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि यो मतलब सीरियस ऑफेंस होते हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट, और यहाँ पे जिसमें 2 से, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जिसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें इतनी पनिशमेंट होती है। सेकेंड चीज क्या है, ये सीरियस ऑफेंस होते हैं कि जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया, यहाँ पे वेजिंग वॉर हो गया, तो ये सारे जो ऑफेंस होते हैं ये सीरियस ऑफेंस होते हैं। रेप हो गया, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ये जैसे एक इंडिविजुअल है और ये पूरी सोसाइटी है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके पूरे पब्लिक एट लार्ज यानी पूरे पब्लिक को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ए ने बी का मर्डर करा, ये इनकी पर्सनल बात नहीं है। क्यों पर्सनल बात नहीं है, मान लीजिए आज ए ने बी का मर्डर करा, इसको खुला छोड़ दिया हमने, ए के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कल को ये किसी और का मर्डर कर दे, सी का कर दे, डी का कर दे, ये क्या है, ये एक यहाँ पे ऑफेंस के अलावा ये एज अ मॉरल भी जो है यहाँ पे बैड इम्पैक्ट डाल रहा है किस पर, पूरी सोसाइटी पे। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम देखते हैं
कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर जरूर होती है, और यहाँ पे जो है इसी के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उस पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो फीचर है वो यही है कि यहाँ पे एक जो पुलिस ऑफिसर है वो ऑफेंडर को विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एग्जैक्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे जो ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं होते वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नॉन कॉग्निजेबल में जिसमें 2 साल से या उससे कम की पनिशमेंट होती है। सेकेंड चीज़ है सीरियस कम होते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में थर्ड चीज़ अगर हम देखें तो इसमें जो है यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, ये प्राइवेट ऑफेंस होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो ये है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे वारंट की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो यहाँ पे इनमें पूछा जाता है डायरेक्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस। अब सबसे पहले हम कंप्लेंट को डिस्कस करते हैं। कंप्लेंट यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस की होती है, और आप जो है कंप्लेंट वो ओरली और रिटन दोनों ही करवा सकते हो। और मान लीजिए आपने कंप्लेंट करवाई है तो कंप्लेंट के बाद जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट तुरंत कॉग्निजेंस लेते हैं। और यहाँ पे जो कंप्लेंट है सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्लेंट ओरली और रिटन दोनों होती है। अब एफआईआर इसके जस्ट अपोजिट कैसे होती है, अपोजिट में डिफरेंट है कि एफआईआर जो है वो ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है, और एफआईआर यहाँ पे पुलिस रिटन में इसको दर्ज करते हैं, और कंप्लेंट यहाँ पे है ओरल और यहाँ पे रिटन दोनों ही होती है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। अब जो एफआईआर है वो आईपीसी के सेक्शन 154 में डिस्कस होती है। यहाँ पे जो एफआईआर है आपको ये ध्यान रखना है, एफआईआर से रिलेटेड स्पेशल कोई भी सेक्शन सीआरपीसी में गिवन नहीं है, लेकिन सेक्शन 154 यहाँ पे एफआईआर से रिलेटेड बात करता है। इसीलिए हम जब भी एफआईआर की बात करते हैं तो सेक्शन 154 इसके साथ यूज किया जाता है, या एफआईआर का सेक्शन ही 154 माना जाता है। नेक्स्ट है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में डिफरेंस। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो यहाँ पे केस फाइल कर रहा है। मान लीजिए ए ने बी के घर में चोरी की है। अब इस बात को लेकर जो है बी को केस करना है, तो ऐसे केस में जो बी है वो प्लेंटिफ होगा, क्योंकि यहाँ पे बी के घर में चोरी हुई है, बी प्लेंटिफ है या तो विक्टिम। विक्टिम जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेंटिफ ये हो गया, और यहाँ पे बी ने जो है वो ए के खिलाफ यहाँ पे केस किया है, तो जिसको हम जनरल भाषा में बी ने ए के खिलाफ केस किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो ए है वो यहाँ पे डिफेंडेंट है, क्योंकि ए को अपनी साइड रखनी है कि मैंने कुछ नहीं किया। डिफेंडेंट, डिफेंस से डिफेंडेंट। अब यहीं पे विक्टिम और अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड यहाँ पे जो है वो कौन है, इस केस में अगर हम देखें तो अक्यूज्ड जो है यहाँ पे ए है, और विक्टिम वो पर्सन होता है जो अक्यूज्ड के एक्ट से जिसको लॉस हुआ हो या जिसको डैमेज हुआ हो, और यहाँ पे अक्यूज्ड के एक्ट से ही होना चाहिए। मान लीजिए इस पर्सन से हुआ है और ये केस इस पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि जिसके खिलाफ केस हो रहा है उसी की वजह से इसको जो है वो लॉस हुआ हो। तो यहाँ पे ये चीज जो है इसमें बी विक्टिम भी है, तो विक्टिम वर्ड को जो है बाद में सीआरपीसी में ऐड किया गया है, और ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, विक्टिम और अक्यूज्ड। इसके बाद एक वर्ड है जिसके बारे में बात की जाती है, प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी इन तीनों ने जो है यहाँ पे चोरी की है, या कोई भी ऑफेंस इन तीनों ने मिलकर किया है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ए जो है इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल करा नहीं करा ये नहीं पता, लेकिन मान लीजिए ए जो है ए अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब पुलिस वाले इनसे तीनों से क्वेश्चन करते हैं, पूछताछ होती है, तो यहाँ पे पुलिस बोलती है कि अगर तुम जैसे सच बता देते हो, तुम अपना जुर्म कबूल कर लेते हो, तो तुम्हें हो सकता है कि सजा कम मिले, क्योंकि तुम अपनी गलती खुद मान रहे हो। अगर तुमने ये ऑफेंस किया है तो
तो यहाँ पे जब ऐसे सिचुएशन में कोई भी जो अक्यूज पर्सन होता है वो इस लालच में, इस वजह से कि हाँ अगर मैं अपना जुर्म खुद कबूल कर लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को सजा कम मिलेगी क्योंकि मैं खुद कन्फेशन कर रहा हूँ। तो इस चीज पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्ली बार्गेन। अब इसी के साथ एक वर्ड और यहाँ पे पूछा जाता है, एलिबाई। इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए आज किसी जगह पे ऑफेंस होता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ए और बी ने मिलके सी का मर्डर कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लो इन्होंने 27 तारीख को ये मर्डर किया है। अब ऐसे में ए जो है ये कहता है कि मैं इस दिन, जिस दिन ऑफेंस हुआ है, इस दिन इंडिया में ही नहीं था, और यहाँ पे वो कहता है मैं इंडिया में नहीं था, इंडिया से बाहर था, वहां के टिकट, पासपोर्ट और सारे प्रूफ दिखा देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है ए को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो ये यही है एलिबाई का मतलब, कि जब ऑफेंस हुआ है उस वक्त जिस ऑफेंस के लिए मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ पे गिल्टी माना जा रहा है या मुझे इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं उस वक्त उस जगह पर था ही नहीं। और सेकंड चीज, और मैं जिस जगह पर था वहां और जहां ऑफेंस हुआ है उनके बीच में इतना डिस्टेंस था कि मैं वहां पर इतने टाइम के बीच में नहीं पहुंच सकता। तो ये जो होता है आपका एलिबाई होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ मैंने आपको इसमें टर्म्स बताए हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम बाकी का सीआरपीसी भी कवर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही सीआरपीसी पूछा जाता है, बाकी हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। That's all from my side and don't forget to subscribe my channel. Thank you.